जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के पहला सेट जो एडिटोरिया के प्रैक्टिस बुक से लिया गया है और इसमें पूरे जो है 150 प्रश्न होंगे। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेशन को लाने का बस एक ही मकसद है, कम से कम समय में आपको अधिक रिवीजन कराना और मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन कराना, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी जहां से कर रहे हैं वहां से करते रहें और कम से कम समय में आप जो है क्वेश्चन का रिवीजन करते रहें और उस वीडियो के माध्यम से लाभ अपना उठाते रहें, ताकि कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का रिवीजन आपको यहाँ मिलते रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी किए हुए अपने प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से, जो आपके सामने में ये रहा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न में आपके सामने में कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर ले अगले प्रश्न की, जिसमें आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद निर्वाचित सदस्य ये तीनों भाग लेते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी में है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। अब देख ले रहे अगले प्रश्न में है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है उसके संबंध में कह रहा है कौन सा कथन जो है गलत है उसको चुनने के लिए कह रहा है। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कह रहा है इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी जो दिया गया है संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया सही बात है, और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया ये भी बात सही है, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। तो ये जो तीनों बात है दोस्तों सही है, परंतु ये जो कह रहा है इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें आपके सामने में कह रहा है दोस्तों कि किस समिति ने पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है ML सिंघवी समिति के द्वारा ही पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने में कह रहा है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित है भाग 12। अभी अगले प्रश्न में देख लें, जिसमें आपके सामने हमें कह रहा है, तो इसमें कह रहा है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद जो है 253 के अंतर्गत ये जो है विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद जो 1973 में है, दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए जो है इसको जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें आपके सामने में कह रहा है कि संविधान के भाग 17 क्या कह रहा है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मोरारजी देसाई थे इसके उस सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें यहाँ आपको कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। क्या कह रहा है दोस्तों, गलत कथन। जब भी दोस्तों आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो इसमें ज़रूर ध्यान दें कि किसमें जो है गलत पूछ रहा है अन्यथा सही पूछ रहा है, या जो है इनमें से किस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, ताकि क्वेश्चन को आप सही रूप से
चुन सकेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इसका 2 और 3 जो है दोनों गलत है। दूसरा कह रहा है कि वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये बात जो है गलत है, क्योंकि इनका वेतन जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन में है पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल ये बात भी गलत है, क्योंकि पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल के संबंध में जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 गलत है, बाकी पहला और चौथा सही है। अब बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जो कि है आपके सामने में। इस प्रश्न में दोस्तों आपके सामने में कह रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होता है वो है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए अंकित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है समुद्रगुप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। और अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमाजू कहा जाता था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नावदा टोली से प्राप्त हुआ था। बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था, जो कि 14वीं सदी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था। अब अगले प्रश्न को देख ले रहे हैं, जिसमें है आपको निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजेंद्र प्रथम के द्वारा पूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया गया था। अब बात कर लें अगले प्रश्न में, इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अब देख लें इसका कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर ई हो जाता है, क्योंकि जो है इनमें से एक से अधिक जो है सही नहीं है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपको कह रहा है, तो इस प्रश्न में दोस्तों कह रहा है आपको न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर ले अगले प्रश्न की, जिसमें आपके सामने में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था 1885 में। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था। ये फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है किया गया था, ये सही बात है, लेकिन ये जापान का नहीं बल्कि जर्मनी के मदद से किया गया था। किसके मदद से किया गया था, ये जर्मनी की मदद से किया गया दोस्तों। इस वजह से ये इसका जो है बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही है। और ये 1838 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये बात भी सही है। और 21 अक्टूबर 1939 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, ये बात भी सही है। और अगला नेक्स्ट उसमें जो देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें कह रहा है कि उसमें उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी उनके द्वारा दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि मशस्त, क्या कह रहा है, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है औरंगजेब के द्वारा है ये मशस्त जागीर की शुरुआत की गई थी। अब देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में जो है भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही इब्न बतूता जो है भारत आया था। अगले प्रश्न
इसमें कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या कह रहा है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हेडिंग पर जो है बम हमले में किसे फांसी दी गई थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, जो कि इनमें से अधिक और इनमें से या कोई नहीं जो हो जाएगा वो इस तरह से दोस्तों कि उपयुक्त सभी को दिल्ली षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हेडिंग ब्रिटिश शाही राजवंश ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। प्रवेश के समय बसंत विश्वास और मनमथ नाथ द्वारा बम फेंका गया था और षड्यंत्र के सूत्रधार रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दोस्तों सत्य नहीं है। क्या कह रहा है, सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, सही बात है। और दूसरा कह रहा है जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई थी, ये भी सही है। और हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि है 26 नंबर की। तो दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है आपको कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ऐसा कहे थे। और इनको जो है सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है आपको कि विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजस्व विभाग से इसका अभिप्राय था, किसका, तो 58 का। अब बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें है कि सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये काम किया गया था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ग्वालियर के सिंधिया ने ही ऐसा किया था। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, कह रहा है कि अरुणा असफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध था। अब बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जिसमें है कलकत्ता हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजा राम मोहन राय जो हैं वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो इसमें है दोस्तों मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही मित्र मेला की स्थापना की गई थी। और ये 1904 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 1904 में किया गया था। अब बात कर ले अगले प्रश्न में, जिसमें आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निठुर बर्बादी किसने घोषित किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निठुर बर्बादी है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें कह रहा है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है महात्मा गांधी के द्वारा ही इसका स्थापना किया गया था। और जो है इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें है आपके सामने में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महात्मा गांधी के द्वारा ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है इसका प्रतिनिधित्व किया गया था दोस्तों, जो कि 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था दोस्तों।
बात कर ले अगले प्रश्न की, जिसमें आपको सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। तो कौन किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया गया था। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें है कि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1799 में जो है ये अंतिम युद्ध लड़ा गया था। अब बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। अगले प्रश्न में है दोस्तों, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता संपन्न हुआ था दोस्तों। ये समझौता संपन्न जो आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लॉर्ड कैनिंग ही था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट प्रश्न में है, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन में साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, जो कि इनमें से एक से अधिक हो जाता है इसका आंसर। अब बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्यों कितना है? ये 2250 कैलोरी किया गया। दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पूछा जा रहा है संयुक्त कर संपूर्ण, जो है संयुक्त रूप से पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि गरीबी रेखा परिभाषित के तहत जो किया गया है वो भोजन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो 2400 कैलोरी किसके लिए है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब बात करें अगर शहरी क्षेत्रों के लिए या नगरीय क्षेत्रों के लिए, तो उसके लिए जो है आपको 2100 कैलोरी जो है निर्धारित किया गया है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित सूचियों को जो है सही मिलान करना है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें कैसे इसका मिलान होगा। पहला में दिया गया कैसर, जो कि आपको पता है इसकी खेती जम्मू कश्मीर में होती है। दूसरे नंबर में दिया गया है दोस्तों आपको काली मिर्च, जो काली मिर्च की खेती होती है वो केरल में होती है। और तीसरे नंबर में दिया गया हल्दी, जो कि हल्दी की खेती जो है आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश में की जाती है। और चौथे नंबर पे जीरा है, जिसका की खेती आपको राजस्थान में किया जाता है। इस प्रकार से जब मैचिंग करे तो आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें कह रहा है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पे कृषि तथा ग्रामीण बैंक की विकास जो है, जो नाबार्ड बैंक के नाम से था, उसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है दोस्तों आपके सामने, कृषि क्रांति से संबंधित क्षेत्र का कौन सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। वो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर निकल रहा है क्योंकि इसमें जो है पीली क्रांति जो है आपको ये जो है तिलहन से संबंधित है, जो कि यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है मक्का, जो गलत है। और दूसरा जो है कृष्ण क्रांति, ये जो संबंधित है दोस्तों आपको ये पेट्रोलियम से संबंधित है। इस प्रकार से ये दोनों गलत है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा। जबकि हरित क्रांति खाद्यान्न से बिल्कुल सही सम्मिलित किया गया है, श्वेत क्रांति दूध से बिल्कुल सही सम्मिलित किया गया है। और इस प्रकार से गलत कहना है, चूज करना था तो पीली क्रांति और कृष्ण क्रांति इसमें गलत था। और इस प्रकार से इसका संयुक्त रूप से ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सोवियत संघ के रूस के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना
किया गया था। और इसके बात कर लें तो भिलाई छत्तीसगढ़ में भी सोवियत संघ द्वारा किया गया था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, और राउरकेला जो है उड़ीसा में, उसमें जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना किया गया था। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें है निम्नलिखित में से मुद्रा निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा जो है कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, जो कि है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जैसे कि इसमें बॉन्ड दिया गया है, ये भी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये भी हो जाएगा, और ऋण पत्र या जिसको डिबेंचर बोलते हैं वो भी हो जाएगा, और इसके अलावा जो होता है कंपनियों के शेयर इत्यादि मूल्य हैं, ये भी हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सारे हो जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। अगले प्रश्न में आपके सामने में है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कॉमन सी बात है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि वो अपरिवर्तित ही रहेगा, क्योंकि कीमत बढ़ेगा तो आय भी बढ़ता है, इस प्रकार से वो अपरिवर्तित ही रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि छत्तीसगढ़ है। बाकी मैक्सिमम लोगों को अगर कॉमन सेंस से लगेंगे तो बिहार को टिक कर देंगे, जो गलत होगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो देश के सबसे गरीबी दर में जो है प्रथम स्थान पे आता है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु जो है, इसको जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता हो जाती है। अगले प्रश्न में आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मणिपुर। बाकी आपको मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो है आपको बांग्लादेश से सीमा बनाती है, परंतु ये मणिपुर जो है ये सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, निम्न पर विचार करें। क्या कह रहा है आपको? अब इस प्रश्न में जो है हमको विचार करना है। तो पहला इसमें कह रहा है, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओके का पेड़ जो है, ये कह रहा है कि उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है भूमध्य सागरीय जो है कि विशेष जो विशेषताएं हैं, ये सभी जो ऊपर में अभी हमने बताए, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओके का पेड़। तो अगले प्रश्न के बाद देख लेते हैं, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है बड़ा लाचा जो है हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। दूसरा जो है आपको कह रहा है जो शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा कह रहा है माना दर्रा जो सिक्किम में है, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा जो है जेलेपला, ये सिक्किम में है, ये बिल्कुल आपको सही मैचिंग किया गया है। माना दर्रा जो है आपको वो जो है सिक्किम में नहीं है, क्योंकि मानसरोवर एवं कैलाश पे जाने के लिए इसी दर्रे से होकर जाया जाता है। और माना दर्रा, लमलंग दर्रा, मुल्लिंग दर्रा और थांगला दर्रा आदि जो है आपको कहाँ पे है? उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की बात कर लें, नामचा बरवा हिमालय किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हिमाद्री या वृहद हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में देखें तो पटना के समीप गंगा नदी किस दिशा से आकर गंडक जो है मिलती है? तो क्या कह रहा है? पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जो कि है उत्तर से आके मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न में है नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न में है बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पटना से मोकामा तक जो है टाल क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में
चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि दक्षिण पूर्व बिहार में अवस्थित है। अगले प्रश्न में है कि मरु उद्यान किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है, मरु उद्यान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेगिस्तान में हरियाली व जल वाले क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 7 जुलाई 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सुमेलित है? क्या कह रहा है, निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि लानोज जो है वेनेजुएला में जो दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सुमेलन किया गया है। बात कर ले रहे हैं लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास जो है ये आपको जो है नॉर्थ जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ब्राज़ील में पाया जाता है। दूसरा पंपास जो है आपको वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। और सेल्वास जो है वो आपको अमेजन बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, जिसमें आपके सामने में है हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन जो है ठंडी जलधारा नहीं है? क्या कह रहा है, ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाता है, जो कि है अगुलहास। जो अगुलहास जो है ये एक गर्म धारा है। बाकी जो है कनारीज और हम्बोल्ट और ओया शिवो जो है ये सभी जो है ठंडी जलधारा हैं। तो इस प्रश्न की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें जो है कह रहा है कि ठंडी जलधारा नहीं है, तो वो अगुलहास जो है ठंडी जलधारा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बैकाल झील हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टोरस जल डमरू मध्य किन द्वीपों के मध्य स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी देश के मध्य अवस्थित है। अब अगला जो दोस्तों दिया हुआ है बॉस जल डमरू मध्य जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य जो है जो स्थित है। और अगला आपको जो है कुक जल डमरू मध्य जो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच जो है अवस्थित है। और मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो आपको इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य है। बाकी इस प्रश्न की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, जिसमें है वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रूस में किया जाता है। और बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है दोस्तों हीरा। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में है किसी भी देश के घरेलू सीमा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय जो है ये आपको आप देश के घरेलू सीमा में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न के, जिसमें है दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अब बात कर लें रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जो है 12,852 कितना 12,852 तेंदुए जो है, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है कितना है 3400 जो है आपको 21 तेंदुआ सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिहार के पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और ये
23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है सबसे अधिक जो है आपको भारतीय प्रवासी रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि एलन मस्क द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 143 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पीवी सिंधु बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें तो इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, नीति आयोग ने दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 के बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कर्नाटक के द्वारा प्राप्त किया गया है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है और तीसरा स्थान जो है दोस्तों तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है ईपिक का विस्तारित नाम क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, 16वीं बार रेजिमेंट कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, द लवर ऑफ बॉय बहलपुर पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार क्या कह रहा है? 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है थप्पड़ फिल्म को मिला है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एन वी रमन्ना बने हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न में पूछ क्या रहा है। यहाँ कह रहा है असत्य कथन का चुनाव करने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, जो कि इनमें से एक से अधिक हो जाता है करेक्ट आंसर। अब बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है, तो दोस्तों है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद या आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता का संपन्न हुई स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है स्टीफन लोफ्लेन जो है ये इन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखें तो हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों के सुमिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एस्टेबन ओकॉन जो है ये सीरिया के जो है राष्ट्रपति नहीं है। बाकी देख लीजिए, दूसरा जो है निकोल पाल्सन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं और गुइडो बेलिडो जो है पेरू के प्रधानमंत्री हैं। बात कर लें सीरिया के जो है राष्ट्रपति के तौर पे जो है कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये बशर अल असद कौन से हैं? बशर अल असद जो है ये लगातार चौथी बार जीते हैं और यही जो है सीरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का जो खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है तमिलनाडु के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद
की जो है इसके जो है मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? तो सृष्टि गोस्वामी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, किस राज्य ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार देने के रूप में घोषणा की थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गुजरात के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो इस प्रश्न में कह रहा है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना, कौन सा अभ्युदय योजना की जो है शुरुआत किस राज्य ने की है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ही आपको अभ्युदय योजना शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जो है पद्मश्री प्रदान किए गए हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पूरे 109 मतलब 119 जो है पूरे अलंकार दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च को आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये क्रम सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना जो है शामिल नहीं की गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार जो है ये जो है इस 7 निश्चय के अंतर्गत नहीं किया गया है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको कह रहा है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य की राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना प्रतिशत रहा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2.97% रहा। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है जो बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कुर्था अरवल जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर जो है सी, जो कि है बांग्लादेश फोकस देश रहा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जर्मनी में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात कर लें, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बांकीपुर पटना में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि FG सालाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन मगध जनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मुजफ्फरपुर इनमें शामिल नहीं था। तो अगले प्रश्न में कह रहा है, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थान या स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरान से और चेचर दोनों से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न में है,
शेर शाह ने पटना को कब बिहार का राजधानी बनाया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1541 में ही शेर शाह ने पटना को बिहार का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बिहार शरीफ में ही तुगलक काल में बिहार की राजधानी बनी थी। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डच की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वैशाली से इसका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न में देख लें, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वो जो है परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि इस प्रकार से है, क्योंकि सारे जो ये मैचिंग दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है और इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इस प्रकार से एक से अधिक सही हो जाएगा। पहला है मैनोमीटर, जो गैसों का दाब में है, और पायरोमीटर उच्च ताप के लिए है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के लिए है, और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर जो बी, जो कि है पूरे 7 को इस मात्रकों में स्वीकार किया गया है। बात कर लें अगले प्रश्न में, जिसमें आपके सामने में ये रहा, जो निम्नलिखित पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग। ये चारों जो है अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पे ही काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है, जबकि उसकी आंत छोटी हो जाती है। अन्य बाकी सारे जो हैं कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एलिथ्रिन। क्या हो जाएगा? एलिथ्रिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, एक कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2 होता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, मानव शरीर के बाहर का कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है दोस्तों? तो पूरे 65% हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तांबा गैल्वेनीकरण से संबंधित नहीं है। ये गलत हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए करेक्ट है, मैग्नीज फर्टिलाइजर के लिए ये भी सही है, और टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए बिल्कुल करेक्ट मैच किया गया है। बात कर ले रहे हैं अब इसके जो है जिंक जो है गैल्वेनीकरण के लिए जो है किसका यूज होता है दोस्तों? जिंक का यूज होता है। किसका यूज होता है? जिंक का, याद रख लेंगे। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः ही जल उठता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि H2SO4 हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, चूहे मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ई, जो कि है जिंक सल्फाइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों को संयुक्त रूप से चूहे को मारने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न में, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की जो है मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि है नाइट्रोजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेपीज हड्डी होती है जो कान में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें, निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है संबंधित है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि अग्नाशय से ही संबंधित है ये दोनों कथन। नेक्स्ट प्रश्न में देख लें, इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यूरेनियम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है अभ्य अभावजन्य, क्या कह रहा है, अभावजन्य रोग किससे कहते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को ही अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देख लें, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों? जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि डोमेंशिया जो है ये जो है आपको आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान होता है कहाँ से? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। वो इसलिए कि दोस्तों इनमें एक से अधिक या और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता है। तो देख लें, इसमें आर्सेनिक 74 की बात करें तो ये ट्यूमर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कोबाल्ट 60, अगर इसकी बात कर लें ये तो कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है आपको आयोडीन 131 की बात कर लें, यह कैंसर के उपचार से संबंधित हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर बारे सोडियम 24 की बात कर लें तो ये जो है परिसंचरण तत्व में रक्त के थक्के का पता लगाने से है। तो इनमें से जो इस तरह देखा जाए तो बात कर रहा है रेडियोधर्मी समस्थानिक से, इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न में कहा दोस्तों, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अमोनिया गैस होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी को निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें जो है जो रिकेट्स और स्कर्वी ये दोनों जो है एक से अधिक हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से
कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बर्ड फ्लू रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें कह रहा है आपको द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरस्तु के द्वारा ही द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, अगले जो है आपको 10 प्रश्न वो मैथ से संबंधित आएंगे और इन सभी के हम बिल्कुल आपको आंसर बता देंगे। सॉल्व करने के बाद आप इसका मैचिंग कर लेंगे। तो बात कर ले 141 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपको ए। नेक्स्ट में आपके सामने में जो है 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न जो है आपको 143 में उसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ए। और नेक्स्ट प्रश्न में बात कर ले 100 जो है 44, इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों आपके सामने में होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले जो कि 145 है, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो आ रहा 146, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं क्वेश्चन 147 की। 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 148, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है दोस्तों 149 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और उसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे 150 क्वेश्चन के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया से जो है लिया गया है। इसको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रयास करें इसको रिपीट करके सुनने का, ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।